नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने YouTube चैनल प्रीत के एहसास पर आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज है पावन पर्व लोहड़ी का। लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी सुनने वालों को। आज दिन मंगलवार के है कहानी हरप्रीत कौर की जुबानी का अगला भाग। आज की कहानी का शीर्षक है आधुनिक रावण। तो चलिए फिर देखते हैं कहानी। आनंद, देखो तो कौन आ गई है। बाहर से पिताजी की आवाज़ आई तो 20 साल की आनंद जो फ़ोन पर व्यस्त थी उठकर बाहर आ गई। कौन है पापा? वह बाहर जाते हुए पूछने लगी। अपनी दादी, देखो आज से वो तुम्हारे कमरे में ही रहेंगी, माँ ने दादी के चरण छूते हुए कहा। मेरे कमरे में क्यों मैं किसी के साथ अपना कमरा साझा नहीं कर सकती? मेरी भी अपनी निजी ज़िंदगी है, आनंद ने गुस्से में जवाब दिया। आनंद, ये बात करने का कौन सा तरीका है? ये तुम्हारी दादी हैं और वे तुम्हारे कमरे में ही रहेंगी, समझ गई? पिताजी थोड़े गुस्से में बोले। अरे बेटा, बच्ची पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं तो कहीं भी ठीक से रह लूँगी, दादी ने अपने बेटे से कहा। नहीं माँ, आप आनंद के साथ ही रहेंगी। आनंद, दादी को अपने कमरे में ले जाओ ताकि वह हाथ मुँह धो ले। मैं इतने में नाश्ता तैयार कर लूँगी, माँ ने आदेश दिया। मजबूरी में आनंद को दादी को अपने कमरे में ले जाना पड़ा। वह दिल्ली में अपने माता पिता के साथ रहती थी और घर की इकलौती संतान थी, इसलिए उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। दादी गांव से आई थी क्योंकि दादाजी के निधन के बाद वे वहां पर अकेली रह गई थी और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। शहर में आनंद का परिवार एक बैठक कमरे और 2 शयनकक्ष वाले छोटे से फ्लैट में रहता था, इसलिए दादी को आनंद के साथ ही रहना था। नाश्ते के दौरान माँ ने दादी के पसंद के अनुसार घर के बने व्यंजन बनाए थे और प्यार से उन्हें खिला भी रही थी। यह देखकर आनंद के मन में दादी के लिए और ईर्ष्या होने लगी। पहले मेरे कमरे में जगह बना ली, अब मेरे माता पिता का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। अब वह सोचने लगी, अब मैं रात को अपने प्रेमी विवान से कैसे फ़ोन पर बात करूँगी। आनंद बेटा, तुम कहाँ खो गई? कुछ खा भी रही हो? माँ ने उसे गहरे विचारों में देखकर पूछा। मुझे ये सब पसंद नहीं मम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आनंद अचानक से उठकर चली गई। पता नहीं इसके साथ क्या हो गया है, माँ ने पीछे से बड़बड़ाया, जिसे आनंद ने अनसुना कर दिया। नाश्ते के बाद जब दादी आराम करने कमरे में आई तो देखा कि आनंद किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। दादी को देखते ही वह बालकनी में चली गई और फुसफुसाते हुए बात करने लगी। दादी चुपचाप लेट गई। अगले दिन आनंद कॉलेज चली गई। पिताजी कार्यालय और दादी घर के कामों में माँ का हाथ बटाने लगी। हालांकि माँ ने मना किया था पर वो नहीं मानी। रात को दादी के सो जाने के बाद आनंद फिर धीरे धीरे विवान से बातें करने लगी। यह दिनचर्या चल रही थी। अब दादी को सोता देख आनंद फुसफुसा कर विवान से बात करती, पर उसके मन में दादी के प्रति ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि दादी उसके और विवान के बीच में एक अदृश्य दीवार बनकर खड़ी है, क्योंकि दादी के आने के बाद वह खुलकर अपने प्रेमी से बात नहीं कर पा रही थी। एक दिन विवान ने कहा, आनंद, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, तुम ज़रूर आओगी ना? हाँ बिल्कुल, पार्टी कहाँ होगी? आनंद खुशी से बोली। पार्टी की क्या ज़रूरत है जान, बस तुम और मैं मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। मेरा एक दोस्त है जिसका फ्लैट है और अब वह अभी गांव गया है। फ्लैट की चाबी मेरे पास है, हम वहीं मिलेंगे, विवान ने कहा। पर विवान, ऐसे अकेले में? आनंद ने झिझकते हुए कहा। अकेले कहाँ जान, हम दोनों होंगे ना। वैसे भी जब हम शादी करेंगे तो भी तो हम दोनों एक साथ रहेंगे ना, उसने जवाब दिया। ठीक है, मैं सोच कर बताती हूँ, अभी दादी जाग जाएंगी, कल बात करेंगे, कहकर आनंद ने फ़ोन काट दिया। उसे नींद नहीं आ रही थी। एक तरफ वह विवान से अकेले मिलना चाहती थी तो दूसरी तरफ डर भी लग रहा था। इन्हीं विचारों में उससे नींद आ गई। अब विवान रोज उससे मिलने के लिए कहता और आनंद भी मन ही मन तैयार हो चुकी थी। वह विवान के जन्मदिन की तैयारी में बहुत उत्साहित थी। दादी चुपचाप उसे कपड़े और मेकअप में व्यस्त देख रही थी। जन्मदिन से 3 दिन पहले आनंद की माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी नानी की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे और तुम्हारे पिताजी को उन्हें देखने जाना पड़ेगा। घर पर रहकर दादी का ख्याल रखना। जी मम्मी, आनंद ने सिर्फ इतना कहा। माता पिता के जाने के बाद घर में सिर्फ आनंद और दादी रह गईं। दोनों के बीच बातचीत बहुत कम थी, इसलिए घर में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी।
एक दिन टीवी पर रामायण देखते हुए दादी ने कहा, आनंद बेटा मेरे हाथ में बहुत दर्द है, क्या तुम मेरी चोटी बांध दोगी? अगर माँ घर पे होती तो आनंद मना कर देती, लेकिन आज वह चुपचाप दादी की चोटी बांधने लगी। चोटी बांधते समय उसकी नज़र टीवी पर पड़ी, जहाँ रावण सीता का अपहरण करने आया था। यह दृश्य उसका ध्यान खींच गया। मत जाइए मत जाइए, ये साधु के वेश में शैतान है, आनंद अनजाने में ही बोल उठी। जैसे ही उसने सीता माता को लक्ष्मण रेखा पार करते हुए देखा, सीता का अपहरण हो गया और एपिसोड खत्म हो गया। बेटा यही तो नारी की गलती होती है, वह पहचान नहीं पाती कि कौन सही है और कौन गलत, यह शायद पहचान कर भी ना समझी कर बैठती है, दादी ने टीवी बंद करते हुए कहा। पर दादी माँ, सीता तो देवी थी, फिर भी उन्होंने रेखा क्यों पार की? उनकी इस गलती से तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ, आनंद ने कहा। माँ, सीता जी ने अपनी कुल की मर्यादा के चलते गलती की, पर आजकल की लड़कियाँ बिना सोचे समझे इस भूल को दोहरा रही हैं। आज भी हर और रावण मौजूद है, जो फूल जैसी लड़कियों की इज्जत को रोनना चाहते हैं, और लड़कियां आसानी से उनके जाल में फंस जाती हैं। वो पुराना रावण तो आज के रावण से लाख गुना बेहतर था। उसने सीता माता का अपहरण किया, पर उनकी इज्जत को बिल्कुल भी नहीं छुआ। पर आजकल का रावण न सिर्फ इज्जत से खिलवाड़ करता है, बल्कि कई बार जान भी ले लेता है, दादी ने आनंद की आंखों में देखकर कहा। मैं कुछ समझी नहीं दादी, आनंद ने अनजान बनने की कोशिश की। बेटा, आजकल की कुछ लड़कियां को प्यार के नाम पर ये रावण अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उन्हें अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं और उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाते हैं। कई बार सबूत मिटाने के लिए उनकी जान भी ले लेते हैं। वे पहले अपना भविष्य सुरक्षित करते हैं, सामने वाले को प्रेरित करते हैं और फिर सबके सामने। जो लड़के सच में प्यार करते हैं वो पहले घर वालों के सामने शान से लड़की का हाथ मांगने आते हैं, दादी ने गंभीरता से कहा। लेकिन दादी, हर कोई तो गलत नहीं होता ना, दुनिया में अच्छे लोग भी तो है ना, आनंद ने सोचते हुए कहा। हाँ, अच्छे लोग भी हैं, तभी तो दुनिया चल रही है, लेकिन वो अच्छे लोग कभी बंद कमरों में नहीं मिलते, वे सबके सामने मिलते हैं और सही समय पर पूरी बारात लेकर आते हैं और 7 फेरों के बाद लड़की को अपना बनाते हैं। आनंद ने इन बातों से पर गहराई से विचार करते हुए चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दादी ने पीछे से आवाज़ दी, पर उसने सुना ही नहीं। दादी को आनंद के व्यवहार से समझ आ गया था कि वह क्या करने जा रही है। उन्होंने कुछ बातें सुन भी ली थी, लेकिन वे अपने बेटे बहू को नहीं बताना चाहती थी। वे आनंद को खुद समझाना चाहती थी, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को सीधे रोकने से कुछ नहीं होता, उन्हें अपने तरीके से समझाना पड़ता है। इधर आनंद अपने कमरों में विचारों में खो गई। दादी की बातें उसे सच लग रही थी। विवान ने कभी उससे अपने माता पिता से मिलने की बात नहीं कही थी, और न ही वह खुद कभी आनंद के घर आया था। उसका ध्यान तो सिर्फ अकेले मिलने पर था। क्या यह प्यार है? नहीं, ये प्यार नहीं, ये हवस है। शायद हाँ, अगर वह सच्चा प्यार करता तो वह कॉफ़ी शॉप या मॉल में मिलने को कहता। इस बीच उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर विवान का नाम था। हेलो आनंद, परसों सही समय पर आ जाना, और हाँ, कोई सेक्सी ड्रेस पहन के आना, विवान ने कहा। नहीं विवान, मैं नहीं आ सकती, मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, मुझे दादी का ध्यान रखना है, आनंद ने जवाब दिया। अरे कुछ घंटों की बात है, जब वो बुढ़िया सो रही हो तब आ जाना, विवान ने गुस्से में कहा। मेरी दादी के बारे में तमीज़ से बात करो, अगर तुम्हें अपना जन्मदिन बनाना है तो हम मॉल में मिल लेंगे थोड़ी देर के लिए, आनंद ने कहा। मॉल? वहाँ मिलने का क्या मज़ा है? मैं तो तुम्हारे साथ अकेले में जन्मदिन मनाना चाहता हूँ, जहाँ बस मैं और तुम होंगे, बड़ा मज़ा आएगा, विवान ने फिर कहा। नहीं विवान, मैं तुमसे अकेले में नहीं मिल सकती, यह सही नहीं है। हमें पहले अपना करियर बनाना है, फिर हम शादी कर लेंगे और तभी हमें एक साथ रहना है, आनंद ने दृढ़ता से कहा। इतने दिनों से तुम्हें मना रहा था, अब तुम नखरे दिखा रही हो। तुम लड़कियों में ना यही कमी है, शादी की जल्दी होती है तुम्हें। जिंदगी तो मस्ती और मज़े का नाम है, शादी और बंधनों का नहीं, विवान चिल्लाया। विवान, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा प्यार क्या सिर्फ एक दिखावा था, ताकि मुझे बंद कमरे में बुलाकर अपनी मर्जी कर सको? आनंद रोते हुए बोली, लेकिन विवान ने तो फ़ोन ही काट दिया। आनंद ने फ़ोन बिस्तर पर फेंक दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी दादी उसके पास आई और उसे शांत करते हुए बोली, नहीं बेटी, ऐसे नहीं रोते, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम उस रावण से बच गई, वरना तुम अपने माता पिता की आंखों में देख ही नहीं सकती थी। दादी, आपने मुझे रावण के चुंगल से बचा लिया, पर आपको इन सब का पता कैसे चला? आनंद ने पूछा। बेटा, तुम्हारे पिताजी की भी माँ हूँ मैं,
सब कुछ जानती हूँ। दादी मुस्कुराई। आनंद उनके गले लग गई। विवान के जाने का दुख तो था, लेकिन खुद को एक बड़े अपराध से बचाने की खुशी भी थी। इस खुशी के लिए वह दादी का आभार व्यक्त कर रही थी। अगले दिन जब माता पिता लौटे तो वे हैरान रह गए। आनंद और दादी एक साथ रामायण देख रही थी और हंसी मजाक कर रही थी। अरे वाह, लगता है दादी और पोती की दोस्ती हो गई, माँ हंसते हुए बोली। मम्मी इतनी अच्छी दादी है तो किसी और दोस्त की ज़रूरत ही नहीं है। आनंद ने दादी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा तो बताओ खाने में क्या खाओगी, मैं बना दूँ, माँ बोली। मम्मी, दादी और मैं ना बाहर खाना खाने जा रहे हैं, आपको कुछ मंगवाना है? आनंद ने कहा। नहीं बेटा, तुम्हारा पिज़्ज़ा गलत नहीं भाएगा, मैं यही ठीक हूँ, दादी बोली। दादी आज वही खाएंगे जो आपको पसंद होगा। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, मैं स्कूटी निकालती हूँ। आनंद उत्साहित थी। माता पिता हैरान थे, लेकिन आनंद में आए इस परिवर्तन से बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि 2 दिन अकेले रहने के बाद उनकी दोस्ती हो गई होगी। अब आनंद कभी भी दादी पर गुस्सा नहीं करती थी और ना ही माता पिता उनके प्रति प्यार को देखकर ईर्ष्या करती थी, बल्कि वह अब उसकी दुनिया में खुद को समायोजित कर चुकी थी। आज की युवा पीढ़ी, खासकर हमारे घरों की लड़कियां, बहुत जल्दी झूठे प्यार के बहकावे में आ जाती हैं। तब उन्हें घर वाले दुश्मन लगने लगते हैं और ऐसे लोग अपने जैसे लगने लगते हैं। नतीजा ये होता है अपना सब कुछ गंवाकर वो फिर होश में आती हैं। वे समझ ही नहीं पाती वे जिससे अपना समझकर सब कुछ सौंप रही थी, वह अपनों के भेष में आधुनिक युग का रावण है। जब तक उन्हें समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि हर किसी के पास आनंद जैसी दादी नहीं होती। हर लड़की को यह समझना होगा कि जो सच्चे प्यार करते हैं वे कभी बंद कमरों में अकेले मिलने को नहीं बुलाते। यह कहानी प्रेरणा स्वरूप है। किसी रचना से मेल होना संयोग मात्र है। बहुत शुक्रिया। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल प्रीत के एहसास। बहुत शुक्रिया।